तो एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में देखते हैं रोस्टिन को, जो कि कह रहा होता है कि मॉन्स्टर को मारने में मैं इतना ज़्यादा व्यस्त था कि इन चीज़ों के बारे में भूल गया। कुछ ऐसे ह्यूमंस भी हैं जो कि मॉन्स्टर से भी ज़्यादा ईविल हैं। क्या तुम इस बात से सहमत नहीं हो एलिना? वहीं एलिना को इन लोगों ने कैप्चर कर लिया होता है, चेयर के ऊपर बांध के बैठा दिया होता है। वो भी कह रहे थे कि मेरा ये कोई ऐसा मकसद नहीं था इन सारी चीज़ों को चुराना। मैं जानती हूँ ब्रेडफास्ट रीजन नॉर्थ ईस्ट के पीपल के लिए एक लास्ट होप बची हुई थी, तो बोला मैं कैसे इतनी ज्यादा मनी को चुरा सकती हूँ तुम लोगों को, और ऐसे ही अपने बहाने बनाने लगती है। तो अपनी एलिना कहने लगती है, आई मीन रीना, कि तुम इस तरीके की बकवास मत करो। तुम्हें ये लगता है तुम्हारी इस बकवास के ऊपर हम लोग विश्वास कर लेंगे और तुम यहाँ से भाग निकलोगी? अगर तुम ऐसा सोचती तो फिर तुम कभी भी वो ब्रिज नहीं तोड़ के आती। सच सच बताओ, वो पैसा कहाँ गया? इवन कि मैंने इसके बारे में भी सुना है, तुमने लास्ट ऑक्शन के अंदर भी सारी की सारी चीजें खरीद ली थी। कहाँ गया सारे के पैसे? चीजें कहीं तुमने फिर से स्पेंड तो नहीं कर दी? तो वो कहने लगती कि नहीं, वो मेरे होटल रूम के अंदर है, मैं सब कुछ तुम्हें लौटा दूंगी। तो रीना पूछने लगती थी, आगे का तुमने ना इस तरीके की लाइफ को क्यों चूज किया? तुमने चोर बनना ही क्यों चूज किया? और तुम्हारी इंजीनियर स्किल तो इतनी ज्यादा बेटर है, तुम कमा खा भी तो सकती थी, पर तुमने इस तरीके का रास्ता क्यों अपनाया? तो वो भी कहने लगती कि मैं नहीं जानती कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इतना ज़्यादा लालची क्यों हूँ। मैं इतना भी यहाँ पर समझ नहीं पाती कि मैं अपने आप को इमोशंस में कंट्रोल कर रही हूँ या फिर नहीं। बचपन से ही मैं ऐसी हूँ। जब भी मैं किसी शॉप के अंदर लग्जरियस आइटम्स को देखती थी, मैं उसकी ओर खींची चली जाती थी, खासतौर पे ज्वेलरीज की ओर। मैं अपने आप को रोक नहीं पाती थी, मुझे उनकी चाह होती थी, वो मुझे अपनी ओर आकर्षित करते थे। उस दिन मैंने ठाना था कि हाँ, एक ना एक दिन मैं इन सारे आइटम्स को खुद से जरूर खरीदूंगी। मैं इसी चाह में बाहर निकल पड़ी, पर हकीकत तो कुछ और ही थी, जो कि अब मुझे पता चल रही है। ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं था मेरे लिए इन सारी चीजों को पा पाना। और जिस टाइम पे मैंने आपके इतना ज्यादा ट्रेजरी रूम को देखा, जितनी सारी गोल्डन चीजें थी, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मेरे अंदर से एक अलग सी फीलिंग आने लगी, मेरे अंदर से एक आवाज आ रही थी कि मैं इन सारी चीजों को चुरा लूं। मैं जानती थी कि मैं आपको धोखा दे रही हूँ, बट फिर भी मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। सच में मैं बहुत बड़ी अपराधी हूँ, मुझे तो मार देना चाहिए, मुझे डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। और उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद कुछ टाइम बाद रीना को देखते हैं, जो कि उसी से बाहर आ चुकी होती है। वो कह रही होती कि तो तुम भी काफी गरीब हुआ करती थी बचपन में एलिना। सच में ये कितना था बुरा है, और उसको तो काफी ज्यादा सिंपैथी फील हो रही होती है अब एलिना के लिए। अगले ही पल अपने रोस्टिन के पास पहुंच जाती है। रोस्टिन कह रहा होता है, क्या तुम फिर से उसके ऊपर यकीन करना चाहती हो? तो रीना बोलने लगती कि नहीं, ऐसी बात नहीं कि मैं यकीन करना चाहती हूँ, बस मैं उसको एक और चांस देना चाहती हूँ। अगर हम ऐसा करते तो फिर क्या पता वो सुधर जाए। बिकॉज उसने कहा था वो गरीब ही पैदा हुई थी और उसी तरीके से बड़ी हुई है। मैं जानती हूँ कि ये कैसा फील होता है, इसलिए मैं उसको सेकंड चांस देना चाहती हूँ। और देन स्टोरी को नरेट करते हुए बताने लगते कि ये हमारी गलतफहमी थी, हमें एलिना के ऊपर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। जिस टाइम वो हमें अपने होटल रूम के अंदर लेके गई, हमने अंदर की तरफ चेकआउट किया, वहाँ कुछ नहीं था। वहीं दूसरी ओर पीछे से वो गायब हो गई। और जिस पर मुझे इन सारी चीजों का एहसास हुआ कि ना होटल रूम के अंदर पैसा है और ना ही एलिना, मैं अपने आप को कुछ ज्यादा डम्बफाउंडेड पाई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कितनी ज्यादा बेवकूफ हूँ कि उसके ऊपर मैंने यकीन करा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं यहाँ पर गुस्सा हूँ या फिर रोऊं, क्या करना चाहिए मुझे। वहीं रोस्टिन कह रहा होता है कि जो नीराज है वो बहुत बड़ा आइलैंड है। अगर इस आइलैंड को हम लोगों को छोड़ना है तो फिर सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो बोट से यहाँ से निकलो या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन। और जैसा स्टेटस एलिना का है, तो फिर वो टेलीपोर्टेशन स्टोन का तो यूज नहीं कर सकती, प्रोबेबली वो बोट का ही यूज करेगी, वो शिप से ही आ जाने वाली है। अभी इतनी भी देरी नहीं हुई है। अगर हम यहाँ के काउंट के पास जाते हैं और उसे बोलते कि सारी की सारी बोट को रद्द कर दिया जाए, तो फिर हम उसको पकड़ सकते हैं। अगले ही पल ये लोग काउंट के पास आ चुके होते हैं। काउंट कह रहे होते कि तो तुम सारे सी रूट्स को रिस्ट्रिक्ट करवाना चाहते हो, मुझे डर है ऐसा नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात कि तुम सिर्फ एक फ्रॉड की वजह से ऐसा करवाना चाहते हो, पर ऐसा कर पाना यहाँ के लोगों के लिए मुश्किल है। इसी बात इससे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ये होता है नीरज का लॉर्ड काउंट रोमैन, जो कि कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे अनफॉर्चुनेट सिचुएशन को अच्छे से समझ सकता हूँ, ये कितने ज्यादा गंभीर है, बट जो नीरज है वो एक फ्रीडम सिटी है, यहाँ पर किसी के ऊपर हम लोग रिस्ट्रिक्शंस लगा नहीं सकते। और जैसे कि ये स्वतंत्रता का राज्य है, इसलिए हम लोग आपकी रिक्वेस्ट को तो एक्सेप्ट नहीं करते, इसको डिक्लाइन करना ही पड़ेगा। बट हाँ, क्यों ना जब तुम यहाँ पर आ चुके हो ड्यूक विंटरसोर, अपनी सारी चिंताओं को भूल जाओ और यहाँ पर थोड़ा आनंद उठाया जाए इन सारे सिचुएशंस का। देखो ये बहुत बढ़िया है जमीन है, यहाँ पर तुम काफी ज्यादा लग्जरियस से जी सकते हो। तुम कुछ ना कुछ यहाँ पर लुत्फ उठाओ, जब आए हो यहाँ पर मजा आएगा। मदद लेकर के तो देखो, दिन जाने लगता है। वहीं पर अपना हमसे सोच रहा होता है कि देखो इसके बारे में अगर सोचा जाए, मैंने जो भी इसके बारे में सुन रखा वो बिल्कुल
सच है, ये बहुत ज्यादा तुच्छ व्यक्ति है। अब आखिरकार इस जैसे कमीने को मैं किस तरीके से बनाऊं। इतने में जो कैलन होता है बीच में आते हुए कह रहा होता है, तुमने क्या कहा, ये फ्रीडम सिटी है ना, और उधर यहाँ पे सबके सब इंडिपेंडेंट है ना, तुम यही कहना चाह रहे हो ना, मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए तो निराश इतना ज्यादा समृद्धि का स्थान है और कारण है। और फिर भी तुम देख सकते हो निराश अभी भी साउथर्न रीजन का ही एक पार्ट है, बट उसको देख कर तो ये काउंट रोमन की फट सी जाती है। वो कह रहा होता है कि तुम तो, वो भी कह रहा था कि वेल वेल वेल। फादर हमेशा से निराश की कुछ ज्यादा ही प्रशंसा करते हुए आए हैं, लाइक इस जगह से टैक्स रेवेन्यू बहुत ज्यादा आता है। लेकिन क्या हो जब मेरे पिता को इस बारे में पता चल जाए, जो कि एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति की यहाँ क्या चल रहा है, उनको सारी चीजों के बारे में पता चले कि सारे रूल्स का उल्लंघन हो रहा है यहाँ पर, मोरल रूल्स वो तो यहाँ के लोग जानते ही नहीं है। जैसे ये सारी बातें सुनता है इसकी फट जाती है, घबराते हुए कह रहा है कि मैं अभी सारी की सारी यहाँ पर लोगों को रिस्ट्रिक्ट करता हूँ, किसी भी संबंधी को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मैं अपने गार्ड्स को चिल्लाते हुए कह रहा हूँ, हे जैसा कि यहाँ पर मिस्टर ने कहा वैसा ही करो, सारे वेसल्स को यहाँ पर आइसोलेट कर दो, किसी को भी यहाँ से निकलने मत देना। देन उसके सैनिक जहाँ से डायरेक्टली निकल जाते। ड्यूक भी कह रहा होता कि ऐसी, जैसा कि मुझे लगा ही था, ये बंदा कुछ ज्यादा फैमिलियर था। ये बंदा ये हाउस क्राफ्ट का एल्डेस्ट सन है, जो कि पूरे साउथर्न रीजन को इंक्लूडेड निराश सबको रूल करते हुए आए हैं। ही इज द फर्स्ट बोर्न बेबी एंड डायरेक्ट डिसेंडेड कैलियन क्राफ्ट। वहीं एक बंद जगह के ऊपर देखते एलिना को, जो कि कह रही थी डैम इट, मैं बस जाने ही वाली थी यहाँ से, बट सारी चीजों को इन लोगों ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कोई भी यहाँ से बोट जा ही नहीं रही है, जिस वजह से मैं भी नहीं निकल पाई। यार मैं क्या करूँ, पर फिर भी मेरे पास अभी भी एक मौका है, रीना। मैं जब तक जाऊँ उसको तब तक बेवकूफ बना सकती हूँ, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही बेवकूफ ठहरी। वो सिर्फ एक नोबल फैमिली की भोली भाली सी बच्ची है। इससे पहले ये कुछ और बोल पाती, इसको किसी के चलने की हट आती है। वहीं देखते हैं रीना को, जो कि डिमोनिक एनर्जी रिलीज कर रही होती है, डायरेक्टली इसी ओर आ रही होती है, कहने लगती है एलिना तो तुम यहाँ थी, और उसके प्रिजन के अंदर घुस जाती है। वो कह रही थी कि लेडी ज़ीना, उसका हो रहा महसूस करते के साथ ही बोलने लगती कि नहीं ये कोई भोली भाली बच्ची नहीं है, इनफैक्ट इसकी पावर्स देखने के बाद तो लग रहा है ये डीमन लॉर्ड का ही प्रतीक है, जो कि नर्क से सीधा यहाँ आ चुका है। वो कहने लगती है माय लेडी प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, एक बार मेरी बात तो सुनिए। तो वो भी कह रही होती कि हाँ मैं सुनूंगी तुम्हारी एक्सप्लेनेशन। हाउएवर डायरेक्टली उसके ऊपर एक अटैक कर देती है, जो कि उसके हार्ट पे जाकर के लगता है। रीना बताती है तो फिर ठीक है, अब तुम्हारा दिल दांव के ऊपर लगा हुआ है। वो भी जोर जोर से खांसने लगती, कह रही होती क्या मेरा दिल। रीना बता रही होती कि हाँ तुम्हारा दिल, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस एक छोटे से अपनी फ्लेम का हिस्सा तुम्हारे दिल के अंदर डाल दिया। अगर तुम कुछ भी झूठ बोलती हो या फिर अपने प्रॉमिस को तोड़ने का ट्राई करती हो तो फिर तुम्हारा दिल ब्लास्ट हो जाएगा, तुम इमिडिएटली मारी जाओगी और राख में बदल जाओगी। ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने, और एक स्माइल कर रही होती है। देन वो कहने लगती तो फिर क्यों ना अब शपथ ले, अब से तुम अनाज उत्पादन क्षेत्र के अंदर अपना सारा बचा कुचा काम निपटाओगी। देन वो भी घुटनों के ऊपर आकर के शपथ ले लेती, और अगले पर नरेट करते हुए स्टोरी को बताया जा रहा था। जैसे ही एलिना कैपिटल के अंदर पहुंची, उसने जी जान लगा करके कंस्ट्रक्शन का काम चालू करवा दिया। अपने पूरे रीजन के अंदर इतना जल्दी जल्दी काम होता हुआ देख वहाँ के लोगों की जो होप थी वो फिर से लगने लगी। पर इन सारे कामों के बावजूद यहाँ पर एक दिक्कत थी। वेरोनिका कह रहे थे कि योर हाइनेस हम लोगों डेस्परेटली वर्कर्स की नीड है। रीना कहने लगती क्या वर्कर्स की नीड है। वो भी कह रहे थे कि हाँ अगर हम लोग पूरे एरिया को कल्टीवेट करना चाहते हैं तो फिर हम लोगों को और भी वर्कर्स चाहिए होंगे, क्योंकि जितने भी किसान हम लोगों के पास है वो काफी नहीं है। रीना भी कह रही होती कि ऐसी मुसीबत के अंदर हमें क्या कदम उठाना चाहिए। देन हमें ईस्टर्न रीजन के रुबेट लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से कुछ किसान अपना सामान लेके जा रहे होते हैं, कुछ सैनिक ने उनको रोक लिया होता है। वो कह रहा होता है कि ठीक है फिर अपना टैक्स देते हुए जाओ। वो टैक्स भरने लगते हैं, बट टैक्स के तौर पर उन लोगों ने उनका सारा का सारा सामान ही ले लेता है। तो फिर जहाँ सारे के सारे किसान कह रहे थे क्या तुम हमसे ये सारी चीजें ले लोगे, अगर ये कर लोगे तो फिर हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे। बट वो लोग उनकी बात नहीं सुनते, उनकी सारी बिलोंगिंग्स उनसे छीन लेते और डायरेक्टली निकल जाते हैं। कुछ ही टाइम बाद वो सारे किसान एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए थे। वो लोग कह रहे होते कि भला इतनी ज़्यादा मेहनत करने का क्या ही काम, हमने इतनी ज़्यादा मेहनत करके अपनी खेती बाड़ी करी, उसके बाद हम लोग अपनी फैमिली भी नहीं चला सकते, क्या ही पॉइंट है इस चीज़ का करने का। इस जमीन के ऊपर हम लोग कितना भी ज्यादा अपना खेती बाड़ी कर ले और कितनी भी चीजें उगा ले, बट सारे के सारे नोबल्स हमसे सब कुछ हड़प लेते हैं, क्या ही फायदा हम लोगों का खेती बाड़ी करने का।
मुझे तो खेती करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इतनी ज़्यादा खेती करता हूँ, उसके बाद इतनी मेहनत करने के बाद अगर मुझे उसका फल ही ना मिले, तो फिर मेरा करने का फ़ायदा ही क्या? इतने में उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि हाँ, इस चीज़ से मुझे एक बात याद आ गई। मुझे नॉर्थर्न की तरफ से एक बात पता चली थी। उन लोगों ने अपने ब्रॉडकास्ट रीजन को पूरी तरीके से डेवलप कर दिया। अब वहाँ पर भी खेती-बाड़ी हो सकती है और अगर ये रूमर सच है, तो फिर हम लोग वहाँ जा सकते हैं। और तो और उन लोगों के पास फार्मर्स की भी कमी है, उनके पास किसानों की बहुत ज़्यादा कमी है और जगह उनके पास बहुत ज़्यादा, हम लोग वहाँ काम कर सकते हैं। देन सीन दिखाया जाता है ड्यूक रूजवेल्ट का, जहाँ पर कि उसको भी खबर मिल जाती है। वो कह रहा होता है क्या हमारे सारे किसान यहाँ से छोड़ करके जा रहे हैं, आखिरकार ये चल क्या रहा है और वो गए कहाँ? तो वो भी उसको बताता है, जो सुन करके वो हैरान। अगले ही पल दिखाया जाता है ये जो किसान होते हैं ये नॉर्थर्न रीजन में आ चुके होते हैं, खेतों के अंदर खेती बाड़ी करने लगते हैं। रीना रोस्टिन से कह रहे होते कि हम लोगों को सच में किसानों की बहुत ज्यादा नीड थी, बट किसने सोचा था ये अपनी तरफ से हमारे पास आ जाएंगे। ये सारे फार्मर्स ईस्ट की ओर से आए इधर, प्लस ये लोग सारे के सारे एक्सपीरियंस फार्मर है, इसलिए इन लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और किसी को दिक्कत होती है तो ये एक दूसरे की हेल्प भी इजीली कर लेते हैं। और यहाँ के आर्किटेक्चर से भी ये लोग अच्छे तरीके से वेल नो है। ये भी वो सारी चीजें देख रहा होता है, कहने लगता है कि हाँ काम तो बहुत ज्यादा जल्दी और आसानी से हो रहा है, पर मुझे चिंता भी हो रही है। तो वो भी कह रही होती कि चिंता, किस चीज की चिंता? पीछे से वेरोनिका आने लगती है, कह रही होती कि माय लेडी, हम लोगों के पास एक और समस्या आ चुकी है। भाई हम खेतों के अंदर किसानों को देखते हैं जो कि अपनी खेती बाड़ी कर रहे होते हैं, पौधे लगा रहे होते हैं, पीछे से देखते हैं कोई इनके ऊपर निगरानी रख रखा होता है, जो कि कोई और नहीं ड्यूक रूजवेल्ट होता है। कहने लगता है कि मैंने सोचा था कि हाँ इनका ये जो प्रोजेक्ट है थोड़ा बहुत बड़ा होगा, बट ये इतना ज़्यादा लार्जर अमाउंट में अपनी प्रोग्रेस कर चुके हैं, सच में ये कुछ ज़्यादा अलग है। अगर ये इसी तरीके से तरक्की करते रहे तो फिर मेरे फार्मर्स तो मेरे पास वापस आएंगे ही नहीं। देन अगले दिन में चर्च में आ जाता है, हाई प्रिस्ट को आवाज लगा रहा होता है, एक प्रिस्ट से कह रहा होता है कि हाई प्रिस्ट कहाँ पर है? तो वो बोलने लगता है कि वो अभी अभी रूम के अंदर है। जोसन गुस्से से सोच रहा था क्या वो दिन हो चुका है अभी तक सो ही रहा है। देन उसका गेट नॉक करता है, वो भी कम इन किया था, अंदर ही वो कपड़े चेंज कर रहा होता है, पूछने लगता है कि क्या बात हुई। वो बता रहा होता है कि हाँ ये बात रीना को लेकर के, उसने अपना ब्लैक मैजिक का यूज किया और अपने पूरे बेकार रीजन को एक अच्छे खासे रीजन के अंदर डेवलप कर दिया है। और तो उसने मेरे सारे फार्मर्स को अपनी तरफ बुला लिया है और अच्छी खासी फार्मिंग भी कर रहे हैं वो लोग। और हम लोग उसको रोकने की भी कोशिश करते हैं, बट हम लोग रोक नहीं पाएंगे क्योंकि उसके पास उसकी इमेंस डिमोनिक पावर्स हैं। बीच में कोई आते हुए कह रहा था कि हे क्या बकवास कर रहे हो आखिरकार ये तुम? रीना डिमोनिक पावर्स, उस बंदे को देख करके इसकी चौसठ कहने लगता है कि तुम तो योर हाइनेस हो ना। क्राउन प्रिंस भी कह रहा होता कि तुमने अभी कहा रीना है ना, क्या ये वही तुम्हारी बेटी है जिसको कि तुमने 8 साल तक कैद रखा था? उसकी तो फटी के मुंह ही बाहर आ चुका होता है। वो कहने लगता है कि तुम्हें कैसे पता ये सारी बातें? तो वो बता रहा होता है कि मैं इंपीरियल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और ऐसे कुछ भी राज नहीं है जो मुझसे राज ही रहता है। मन ही मन तो ड्यूक रूजवेल्ट सोच रहा था कि मुझे लगा था कि मैंने सब कुछ छुपा लिया, बट क्या कोई है एम्पायर के अंदर जिसको इन सारी चीजों के बारे में नहीं पता हो? वहीं पर जो अपना हाई प्रीस्ट होता है कहने लगता है कि हे ये हम लोगों के बीच की बात है, तो कृपया ही साइनस आप बीच में ना आइए। मैं और ड्यूक हम लोगों को प्राइवेटली अपना डिस्कशन को कंप्लीट करना है। अगले ही पल वो प्राइवेसी में चले जाते हैं, कह रहा होता है अपना प्रीस्ट कि हाँ हमारी जो सिचुएशन है वो बदल चुकी है और अब जब सेंटेंस अपेयर हो चुकी है तो फिर मुझे पता है कि नेक्स्ट प्लान हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है ड्यूक रूजवेल्ट। तो वो भी कह रहा था क्या नेक्स्ट स्टेप? नहीं पे हमारा सीन कट होकर के आ जाता है रीना के ऊपर, जो कि दूर देखते हुए कह रहे थे कि हाँ हमें सारी सेना को देख सकती है जो कि यहाँ पर तैनात हुए हैं। फिर बताया जाता है कि ड्यूक रूजवेल्ट ने अपनी आर्मी को भेज दिया नॉर्थर्न और ईस्टर्न बॉर्डर के करीब। इन्होंने भी बता रही थी कि हाँ मैंने रूमर सुने, उसने सारी आर्मी को तैनात इसलिए करा कि उसके रीजन से कोई भी फार्मर अगर भागता हुआ दिखता है तो सारी आर्मी उसको पकड़ लेगी और उसके बाद उन्हें टॉर्चर करेगी कि वो भाग कैसे रहे यहाँ से। गलती से भी कोई पकड़ा गया तो उसको कुछ ज्यादा ही रूथलेस पनिशमेंट मिलेगी। ये लोग भी ये सारी बातें सुन रहे होते हैं, रीना को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। कहानी सुनाने वाले बता रहा होता है कि हाँ अगर जितने भी फार्मर्स है जो कि ईस्ट की ओर से यहाँ नॉर्थ में आ रहे हैं वो लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ड्यूक रूजवेल्ट उनकी मेहनत का पैसा उन्हें देते ही नहीं थे। टैक्स के नाम पर उनसे सारे उनके बिलोंगिंग्स ही ले लिया करते, खासतौर पर उनका अनाज तो उनसे कुछ ज्यादा ही लिया जाता था, जिस वजह से वो अपनी फैमिली भी नहीं पाल पाते थे। उनके पास सिर्फ एक लास्ट ही होप रह गई थी, वो था नॉर्थ ईस्ट रीजन, जहाँ पर क्या करके वो आराम से फार्म कर सकते थे। और अब वो उनका ये रास्ता भी रोकना चाहता है। रूजवेल्ट
और इसी तरीके से बिना हिचकिचाए और घबराए रीना चली गई उस आर्मी के पास और उसने उस आर्मी को बहुत ज़्यादा डराया धमकाया अपनी डिमोनिक पावर शो करके। वो लोग भी डरते घबराते यहाँ से भाग गए और इस चीज़ की खबर काफ़ी जल्दी पूरे एम्पायर के अंदर फैल गई। वहीं पर रीना भी सोच रही होती कि पर क्यों, आखिर मैंने इस आर्मी को चेस क्यों किया, इन सोल्जर्स के ऊपर हमला क्यों किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी कोई भी फार्मर हमारी ओर आ ही नहीं रहा है। देखते हैं ईस्टर्न रीजन के अंदर जहाँ पर ड्यूक रिवोल्ट अपनी भाषण देने के अंदर लगा हुआ था, कह रहा था कि मैं ड्यूक रिवोल्ट आज से ये चीज के ऊपर कसम खाता हूँ कि जो भी अभी बोलने वाला हूँ वो सच ही बोलूंगा। रीना रिवोल्ट जो कि मेरी एल्डेस्ट डॉटर थी, जिसको कि मैंने लगभग 8 साल तक कैद रखा था, वो वुमेन इस टाइम पे नॉर्थ के अंदर रह रही है, जो कि इमेंस डिमोनिक पावर को पजेस करके रखी हुई है और वो पावर अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए है। एज अ फादर ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि उसकी ट्रू आइडेंटिटी को मैं इस ज़्यादा आसानी से रिवील कर दूं, बट मैंने करा क्योंकि मैं और भी लोगों के बारे में सोचना चाहता हूँ। और वो अब अडल्ट बन चुकी है और इससे पहले ये वो कोई खतरा बना हम लोगों के लिए, तो फिर ये मेरी ड्यूटी होती है कि मैं अपने पूरे ही सभा को इन सारी बातों के ऊपर बताऊं, उनको भी आगाह करूं इस बारे के अंदर कि वो कितने बड़े खतरे के अंदर है। मैं होप करता हूँ कि आप लोग मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ कर दोगे। मैंने आप लोगों को इतना इंतजार करवाया सच बताने के लिए। इस समय हम लोग बहुत बड़े खतरे के अंदर है। However, अगर रीना गलती से भी इस लैंड के अंदर आने की कोशिश करती है तो मैं ड्यूक रिवोल्ट पूरी जी जान से इस लैंड को प्रोटेक्ट करूंगा। वही स्टोरी सुनाने वाला बता रहा होता है जिस टाइम पे रीना ने अपना ब्लैक मैजिक का यूज करके ईस्टर्न आर्मी को डराया, उस तरीके से ड्यूक की स्पीच को ही फायदा हुआ। उसने जो जो बातें बोली थी, फॉल्स र्यूमर फैलाए थे, उन चीजों को इस चीज से काफी फायदा हुआ। लोग और भी यकीन करने लगे कि हाँ रीना ही है डीमन लॉर्ड, क्योंकि जितने भी सोल्जर्स ने उसके ब्लैक मैजिक को विटनेस किया था वो इसी तरीके से र्यूमर्स फैलाने लगे कि वो सच में एक डीमन लॉर्ड है, वो विच वाली पावर्स को यूज करती है, फिर चाहे कुछ भी हो। इसी तरीके से सारे र्यूमर्स पूरे रीजन के अंदर फैल गए। जो लोग आना भी चाहते थे डर के मारे वो भी नहीं आ सकते थे नॉर्थ के अंदर, क्योंकि उनको हर एक वक्त डर सताता रहता था कि वहां पर डीमन लॉर्ड है जो कि उनकी जान कभी भी निकाल सकता था। वहीं देखते हैं ड्यूक रिवोल्ट को जो कि जोर जोर से हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि वाओ हाई प्रीस्ट का प्लान कितना ही गजब था। उनका प्लान फॉलो करने के बाद मैंने पूरी तरीके से ये सारी चीज़ें फैला दी। अब सब लोग मेरी बात के ऊपर यकीन भी कर दे कि रीना ही है डीमन लॉर्ड। फिर हमको इन लोगों की कन्वर्सेशन के ऊपर जाता है जब ये लोग साथ में बैठ के बात कर रहे होते हैं। ड्यूक ने भी बोला था कि क्या बात है, कौन सा रास्ता है हम लोग जा करेंगे, तो वो कह रहा होता है कि ठीक है तुम सारे ईस्टर्न फार्मर्स को गैदर करो और ऑफिशियली डिक्लेयर कर दो कि रीना ही है डीमन लॉर्ड। जो सुन वो कहने लगता है क्या ऑफिशियली डिक्लेयर कर दो कि वो डीमन लॉर्ड है। हाई प्रीस्ट भी कह रहा होता है कि हाँ, और उसके अंदर तुम थोड़ी अपनी फीलिंग्स भी, फादर वाली फीलिंग्स भी व्यक्त करना ताकि लोगों को और ज्यादा यकीन हो। आई मीन तुम्हारी बातों के ऊपर, समझ गए तुम। तो वो भी कह रहा होता है कि हाँ, पर इस तरीके से हमारे जो बेल्ट हाउस है उसके ऊपर कोई भी ट्रेनिस्ट का धब्बा तो नहीं लग जाएगा, हमारा नाम तो नहीं खराब होगा। तो वो भी कह रहा होता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा फेम तुम्हारे पास ही रहेगा कि तुम्हारे पास टेम्पल की बैकिंग है, हम तुम्हारे हाउस होल्ड को जरूर प्रोटेक्ट करेंगे। बेल्ट भी कह रहा होता है कि रीना का बिहेवियर कुछ ज्यादा ही अजीब हो चुका है इन दिनों। वो अपने ब्लेड कास्ट रीजन के साथ कुछ ना कुछ अजीब गरीब सी चीजें तो कर दी है, और क्या हो एट द एंड वो डिमोनिक पावर के अंदर पजेस ही ना हो, वो डीमन लॉर्ड बने ही ना, तो फिर ये सारी चीजें करने का फायदा ही क्या। तो वो कहने लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हम मजबूर करेंगे उसको डीमन लॉर्ड बनने के लिए। जो सुन वो भी हैरान, वो कह रहा होता है क्या हम मजबूर करेंगे उसको डीमन लॉर्ड बनने के लिए। वो भी कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये कुछ ज्यादा सिंपल है, क्योंकि उसकी पावर्स इस रोल के ऊपर कुछ ज्यादा ही सूट करती है। वो बंदा भी यहाँ से जाने लगता है, कहने लगता है मनी मन में हाँ अच्छा ये कि रीना की आइडेंटिटी सबके सामने हम लोग रिवील कर देंगे, पर इसके बारे में सोचा जाए तो क्राउन प्रिंस वहां पर कर क्या रहा था उसके साथ। वही सीन कट होकर क्या आता है क्राउन प्रिंस के ऊपर, जो कि कह रहा था कि तो ये तुम्हारी साजिश है उसको डीमन लॉर्ड बनाना, है ना। प्रीस्ट भी बोलने लगता है तो मतलब तुमने हमारी सारी बातें सुन ली। वो भी कह रहा था कि ऑफ कोर्स मैं ऐसे कैसे यहाँ से जा सकता था जब तुम लोग डीमन लॉर्ड के बारे में बात कर रहे हो। मैंने जितनी भी बातें सुनी उसके हिसाब से लग रहा है कि हाँ हो सकता है कि वो डीमन लॉर्ड ना बने या फिर वो डीमन लॉर्ड के अंदर ना ट्रांसफर हो, बट तुम लोग जानबूझ के उसको करवाना चाहते हो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये होता है ना कि तुम्हारी प्रोफेसी के अंदर
फ्लो है, तुम सही भविष्यवाणी नहीं कर पा रहे। तो वो कहने लगता है क्या तुम फिर से ये कह रहे हो, मैंने तुम्हें कितनी बारी बताया, कुछ चीजें हैं जो कि तुम्हें समझ में नहीं आएगी, इसके अंदर समय लगेगा। बात बस इतनी है कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था टाइम थोड़ा उससे ज्यादा लग रहा है। इनकी वो भविष्यवाणी जिसके लिए तुम कुछ ज्यादा ही पागल होते जा रहे हो वो भी आने ही वाली है। तो क्राउन प्रिंस भी उसको पकड़ते हुए कह रहा था कि बहुत बढ़िया, मैंने तुमसे कहा था कि तुम इसके अंदर देखो और उस भविष्यवाणी के बारे में बताओ, क्योंकि तुम्हारी भविष्यवाणी के ऊपर तो मैं रिले कर सकता हूँ। बिकॉज ये इकलौती ऐसी चीज़ है जो कि मुझे इन उबाऊ दिनों से बाहर निकालने के लिए मदद कर सकती है। देन सीन कट होकर के आ जाता है अपने रीना के पैलेस के अंदर, जहाँ पर कि ये अपना जो थैनोस होता है और लूका के साथ खेल रहा होता है और इलाका इसके ऊपर आई मीन कैलियन इसके ऊपर नजर रखा हुआ होता है। भाई मैंशन के अंदर सब लोग बात कर रहे होते कि हाँ ईस्टर्न के जो लोग इन लोगों ने कभी भी इनका ब्लैक मैजिक नहीं देखा, इसलिए वो घबरा चुके हैं। नेचुरली उन लोगों ने गलत समझ लिया है, वो लोग घर डर गए होंगे अपनी मैडम की पावर से। बाकी अगर हम लोगों को किस तरीके से समझा सकते हैं, क्या कोई रास्ता है यहाँ पर, क्योंकि केवल हम ही हैं जो ये जानते हैं कि लेडी बिल्कुल भी डिमोल्ड नहीं हो सकती। कैलियन भी सारी बातें सुन रहा होता है। अगले ही पल में ये लोग आ जाते हैं रीना के पास। रीना कह रही थी क्या तुम चाहते हो कि मैं कैलियन से इंगेज्ड हो जाऊं, और ये बात सुन के ड्यूक के तो नसें बाहर आने लगती है। वो गुस्सा कर रहा होता है जैसे उसने ये शब्द सुने हुए होते हैं। और यहीं पर एपिसोड नंबर 8 खत्म होता है। एपिसोड कैसा लगा जरूर बताना, कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो भूलना भी मत। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।